हेलो वेलकम बैक। आई एम अखिलेश सर फ्रॉम माँ गायत्री डिजिटल कोचिंग सेंटर पटना से लेकर के आ गए हैं आपके लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। चलिए तो हम लोग करते हैं इसको, जिसका चैप्टर का नाम है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं। बहुत ही छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आप कम समय में घूमते फिरते देख लीजिए और अपना पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि संसाधन क्या है। तो संसाधन के परिभाषा जो है अन्य जो लेखक है वो अपना अपना मत दिए हैं। ठीक है, अपना अपना विचार दिए हैं। ठीक है, उसी में से एक है जिनका नाम है जिमरमैन। जिमरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, इनका एक कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। महात्मा गांधी भी कुछ बोले हैं संसाधन नियोजन के बारे में। महात्मा गांधी बोले हैं, महात्मा गांधी क्या बोले हैं कि हमारे पास संसाधन, हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधन बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग संसाधन का डिफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है। ठीक है ना, देखिए क्रय संसाधन यानी पर्यावरण में उपलब्ध हर वो वस्तु जिसका उपयोग मानव आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है उसको हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो डिफिनेशन है थोड़ा सा अनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये डिफिनेशन हमारा कंप्लीट हो सके। देखिए केस 1 करते हैं और केस 2 में करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता चला कि सोना है लेकिन ज़मीन के अंदर में है, सोना रखा हुआ है, तो सोना तो एक संसाधन है लेकिन इसको हम खुदाई करेंगे तो मिलेगा। ठीक है, और खुदाई किए और ये इसका मूल जो कॉस्ट था वो 40 लाख का था, लेकिन जैसे ही इसको खुदाई के बाद लेकर के आए तो ये बिकता है कितना, 20 लाख में। ठीक है, तो ये होता क्या है, इसका हुआ क्या कि हमारा आर्थिक रूप से ये क्षति हो गया। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गया। दूसरा केस में देखते हैं कि कहीं पर सार्वजनिक स्थान है और उसका नीचे सोना है और वो सार्वजनिक रूप से मान्य भी है। ठीक है, तो ये इसको निकाले और इसको ऊपर ला के इसका उपयोग किए। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि वह संसाधन आपके लिए उपयोगी हो सकता है जो कि आपका क्षति ना पहुंचाए। जैसे मान लीजिए कि उधर लेकर के आए 40 लाख का, ऊपर ले आकर के करे तो आपका क्या हो गया, आर्थिक रूप से क्षति हो गया। तो ऐसा संसाधन नहीं चाहिए। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब अब आपका जो पूर्ण परिभाषा होगा वो क्या होगा कि पर्यावरण में उपलब्ध हर वो वस्तु जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है जो आर्थिक रूप से क्षति न हो और सार्वजनिक रूप से मान्य भी हो। ठीक है, ये होता है आपका संसाधन का पूर्ण डेफिनेशन। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग देखते हैं कि संसाधन कितने तरह के होते हैं। तो आप जानते हैं कि संसाधन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन, एक होते हैं मानवीय संसाधन। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए मानव कौन सा संसाधन है, तो मानव प्राकृतिक संसाधन है और मानव जो करता है वो मानवीय संसाधन है। ठीक है ना, तो चलिए प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाएगा, आपका हवा आ जाएगा, वन आ जाएगा, हवा आ जाएगा, वन जीव आ जाएंगे और मानव आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा संसाधन कौन है, तो सबसे बड़ा संसाधन मानव है। क्यों? क्योंकि इसके पास तकनीक है, तकनीक खोज करता है और संस्था का मतलब कि निर्माण करता है, इसीलिए मानव जो है सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक है, चलिए संसाधन के वर्गीकरण करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो इनका आधार होता है। ठीक है, आधार के आधार पर मतलब अलग अलग प्रकार होते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं, जय संसाधन, अजय संसाधन। जय मतलब जीवित, अजय मतलब निर्जीव। ठीक है, सजीव और निर्जीव। देखते हैं उपयोग के आधार पर किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो उपयोग के आधार पर 2 ही तरीके से हो सकता है। जैसे कोई भी वस्तु को, कोई भी संसाधन को उपयोग किए, वह फिर से उसको पुनः प्राप्त कर लिए, नवीकरणीय, और नहीं प्राप्त कर पाए, अनवीकरणीय। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर कि इसका मालिक कौन होगा, कैसे होगा, ठीक है, किस तरीके से होगा। तो एक होता है व्यक्तिगत, जैसे आपका कार है तो वो कार सबके लिए तो है नहीं, आपके लिए है, तो ये आपका व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। समुदाय, जैसे मंदिर हो गया, स्कूल हो गया, तो वहाँ पर तो केवल एक व्यक्ति जा नहीं सकते, जिसको मन करता है वहाँ। राष्ट्रीय संसाधन मतलब जिस पर पूरा राष्ट्र का अधिकार हो। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है ना कि जैसे समुद्र से 200 किलोमीटर दूर की जो स्थान होता है उस पर लोग अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहीं के लोग भी जा सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संपदा होती है। ठीक है,
चौथा देखते हैं विकास के स्थिति के आधार पर, ठीक है। तो विकास की स्थिति के आधार पर एक होता है संभावी यानी संभाव्य कहते हैं, और एक होता है विकसित, भंडार और संचित। ये चारों का मतलब क्या होता है? संभावी का मतलब वहाँ पर है, पता है, लेकिन उसका यूज नहीं हुआ है। विकसित का मतलब वो लगातार चल रहा है। भंडारण का मतलब बहुत ज़्यादा है लेकिन तकनीक के कारण उसका यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिल करके हम लोग वाटर का निर्माण कर सकते हैं, पानी का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत मतलब ये भंडारण के रूप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। संसाधन देखते हैं, अब उसका संक्षिप्त वर्णन में देख लेते हैं। संसाधन 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी 2 तरह का, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। अब देखते हैं मानवीय संसाधन भी 2 तरह का, संरचनाएं और संस्थाएं, और एक होता है आपका मात्रात्मक, गुणात्मक होता है, ठीक है। और नवीकरणीय भी होता है आपका 2 तरह का, एक सतत या प्रवाह कहिए, जैसे पवन हो गया, जल हो गया, हमेशा सतत चलते रहता है, प्रवाह के रूप में रहता है। और दूसरा हो गया जय, जय मतलब जीवित, ठीक है। जय भी आपका 2 तरह का होता है। अनवीकरणीय भी देख लेते हैं। अनवीकरणीय भी 2 तरह का, पुनः चक्रीय जैसे धातु, और अचक्रीय जैसे मतलब नहीं हो, मतलब जीवाश्म ईंधन, ठीक है। ये सारा चीज़ अब देखिए जैव में 2 तरह का भी होता है, कौन कौन? प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, ठीक है। इस सबको अच्छा से हम लोग फिर से देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर आता है कौन? जैव संसाधन यानी सजीव, जिसमें आता है मानव, वन और वन जीव, ठीक है। अजैव संसाधन मतलब निर्जीव, धातु, खनिज, कोयला, ये सब जो भी निर्जीव होते हैं। अगला आधार देखते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर कौन कौन आते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय, जिसको वापस लाया जा सकता है, ठीक है, जिसको पुनः प्रयोग किया जा सकता है। तो पूछता है सौर ऊर्जा, विद्युत, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय है। जीवाश्म ईंधन बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन ख़त्म होने के बाद फिर नहीं मिलता है, ठीक है, इसीलिए अनवीकरणीय है। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, तो निजी, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे ज़मीन हो गया, कार हो गया। ज़मीन के लिए आप टैक्स तो देते हैं लेकिन ज़मीन आपका रहता है। सामुदायिक हो गया, जैसे मंदिर, स्कूल, पार्क, ठीक है। राष्ट्रीय यानी जिस पर पूरे राष्ट्र का हो। अंतर्राष्ट्रीय मतलब महासागरों से 200 किलोमीटर दूर का जो जगह होती है वो मतलब उस पर सबका अधिकार होता है, सारे देश का। विकास के आधार पर संभावी मतलब कि संभव हो लेकिन उपयोग में नहीं किया गया हो। विकसित मतलब विकसित हो, ठीक है। भंडार मतलब निश्चित ना हो, बसे निश्चित ना होने के वजह से क्या हो, यूज में नहीं लाया जा सके। संचित कोष मतलब बहुत कम रखा गया हो। देखिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि अब ये तो पता चल गया कि संसाधन क्या है, संसाधन कैसे होता है, संसाधन का यूज क्या होता है, संसाधन क्यों, मतलब कि क्या क्या सारे बातें हम लोग देख लिए। लेकिन संसाधन का नियोजन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो महात्मा गांधी कह के गए हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन है लेकिन पेट भरने के लिए नहीं। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि संसाधन को नियोजन करना सीखिए, संसाधन का उपयोग तो करिए, क्योंकि संसाधन उपयोग का ही वस्तु है, लेकिन उसमें बुद्धिपूर्वक करिए, विवेकपूर्वक करिए, ताकि आने वाले पीढ़ी भी हमारा ये सारा चीज़ें देख सके कि ये भी चीज़ें होता है कि नहीं। आगे देखते हैं संसाधन नियोजन क्या होता है। विवेकपूर्ण संसाधनों के उपयोग को ही संसाधन नियोजन कहते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, क्या होना चाहिए, देश के संसाधन की पहचान करना चाहिए, पहचान होना चाहिए, सर्वेक्षण होना चाहिए कि इस देश में ये संसाधन बहुत ज़्यादा है, इस राज्य में ये संसाधन बहुत ज़्यादा है। जैसे कर्नाटक में कुछ बहुत सारा जो संसाधन है अच्छा मिलता है, वहाँ पर ये सब पहले पहचान होना चाहिए। दूसरा स्टेप होना चाहिए क्या, कि संसाधन का गुणवत्ता और मात्रात्मक आकलन करना चाहिए कि वहाँ पर ये इस टाइप का चीज़ मिलता है और इतना मात्रा में मिलता है। इससे होगा क्या कि संसाधन बचाव होगा, संसाधन नियोजन होगा, जो कि महात्मा गांधी का सपना भी था और यही वो चाहते भी थे। संसाधन विकास संबंधी योजना होना चाहिए। जब योजना नहीं होगा, देखिए विदाउट योजना के आप सफल नहीं हो सकते, चाहे वो जियोग्राफी का बात हो, चाहे वो जीवन का बात हो, ठीक है। प्लान जो होता है ना इंसान को परफेक्ट बनाता है, और प्लान जो होता है ना सब्जेक्ट वो भी, यानी जो भी चीज़ें हो प्लान से हो ना तो बहुत अच्छा चीज़ होता है।
चलिए आगे की बात देखते हैं। हाँ, तो इससे संबंधित जो है सम्मेलन होने लगा कि चलो कैसे होगा क्या होगा। देखिए सम्मेलन का यहाँ पर ऐसा होने लगा कि कहीं कहीं संसाधन बहुत ज़्यादा दोहन होने लगा, तो इसके लिए पहला सम्मेलन हुआ। तो पूछता है पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 14 जून 1992 में हुआ था। इसमें 178 देश पार्टिसिपेट किए थे। इस पर मुद्दा क्या था, इसमें मुद्दा ये था कि जैव विविधता में किस तरीके से क्या होता है, वन संरक्षण को कैसे रोका जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए। और इसी में एक कार्यक्रम चला था एजेंडा 21 कार्यक्रम। इसमें 21 लक्ष्य था चीज़ों को नियोजन करने का। ये सारा चीज़ इसमें बात हुआ था। इसमें एक सवाल पूछता है कि कितने देश भाग लिए थे, तो 178 देश भाग लिए थे। ये हुआ कहाँ था, तो रियो डी जेनेरो स्थान नामक स्थान पर हुआ था। चलिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था, तो 23 से लेकर 27 जून 1997 में हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसका समीक्षा करना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो पाया कि नहीं हो पाया। और इसका +5 सम्मेलन का नाम इसलिए है क्योंकि वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल के बाद हुआ था। चलिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2002 में हुआ था। ठीक है, 10 साल बाद हुआ था। और 10 साल बाद में इतना संसाधन का दोहन हो गया, इतना संसाधन का प्रयोग हो गया कि देखिए 2000 देश पार्टिसिपेट किए थे। पार्टिसिपेट का मतलब अच्छा बात नहीं समझिए, पार्टिसिपेट का मतलब ये समझिए कि अगर कमी हुआ तब तो वहाँ पर लोग आए, तब तो लोग वहाँ जुट करके ये सारे मुद्दों को उठाएं कि भाई हमारे यहाँ इस चीज़ का कमी हो रहा है, हमारे यहाँ इस चीज़ का कमी हो रहा है। सोचिए ना, 10 साल बाद 178 देश की ही कमी था और 10 साल के बाद 2000 देशों ने पार्टिसिपेट किया। तो पार्टिसिपेशन इज नॉट सिंबल ऑफ गुडनेस। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पार्टिसिपेट ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हर एक देश में 2000 देशों में कमी आने लगा। तो गांधी जी तो कहते थे कि बुद्धिपूर्वक करिए, कमी नहीं आएगा। और उसके बाद एक हुआ था क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, दिसंबर 1997 में। और इसमें लोग बहुत जल्दी हो गया था, इसलिए बहुत कम देश मतलब भाग लिए थे। 159 लोग इसमें भाग लिए थे। और ये क्या था, समीक्षा करने के लिए जो सम्मेलन चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।